नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। और इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरालिसिस, जिसको अधरंग भी कहा जाता है। यानी कि आपके शरीर का कोई हिस्सा काम नहीं करता तो उसको पैरालिटिक अटैक कहा जाता है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उन सभी कारणों पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या लक्षण है और उसका न्यूरोथेरेपी के द्वारा कैसे इलाज संभव है, ये बात करेंगे। सबसे पहले उसके कारण क्या हैं, तो मैंने यहाँ पर कुछ कारण लिखे हुए हैं। जैसे पहला जो मोस्टली कारण होता है वो ब्लड क्लॉटिंग का होता है। यानी कि आपको कोई भी समस्या नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है और अचानक से आपके ब्रेन में कोई क्लॉट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पैरालिटिक अटैक हो सकता है। और ये अटैक जो है, जहाँ जिस नर्व में क्लॉट होगा तो उस नर्व की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, उस भाग की रुक जाएगी और उसकी वजह बाद में वह पार्ट काम करना बंद कर देता है। शरीर के अंदर क्लॉट का बनना और क्लॉट का डिजॉल्व होना, यानी बनना और बिगड़ना दोनों ही चलना है और चलता है और चलना ही चाहिए। यानी कि बॉडी के अंदर क्लॉटिंग होनी भी चाहिए और वो सही समय पर डिजॉल्व भी होनी चाहिए। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन बिगड़ जाए, यानी कि क्लॉटिंग हो लेकिन डिजॉल्व ना हो, तो समस्या हो सकती है। क्लॉटिंग ना हो तो भी समस्या हो सकती है। यानी कि अगर आपकी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग हो रही है और वो डिजॉल्व नहीं हो रही, तो उसकी वजह से आपको इसी तरीके का पैरालिसिस होता है, जिसको हम क्लॉटिंग का पैरालिसिस बोलते हैं, हेमाटोमा का बोलते हैं, इन्फार्क्ट का बोलते हैं। यानी कि आपके ब्लड ब्रेन के अंदर वो जो क्लॉट है, वो क्लॉट जाकर कहीं ना कहीं ब्रेन के किसी पार्ट में, आर्टरी में अटक जाता है और जिसकी वजह से आगे की ब्लड सप्लाई रुक जाती है। और इसका बनना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर क्लॉटिंग ना बने तो आपकी पूरी बॉडी का ब्लड थोड़ी सी चोट के बाद में, यानी हल्की फुल्की इंजरी से पूरी शरीर का ब्लड बाहर निकल सकता है। तो ब्लड क्लॉटिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे कभी भी अगर चोट लग जाती है और वो चोट लगने के बाद में थोड़ा बहुत ब्लड निकलता है और फिर अपने आप बंद हो जाता है। आपको किसी भी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होती, किसी इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, किसी मल्लम पट्टी की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ पर हल्की फुल्की चोट के बाद में खून अपने आप रुक जाता है। यह केवल इसी वजह से होता है कि ब्लड क्लॉटिंग की वजह से। बॉडी के अंदर बहुत सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। जैसे विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, जिसको हम विटामिन कहते हैं कि एकमात्र ऐसा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कैल्शियम है, प्रोथ्रोम्बिन है, फिब्रिनोजन है। ये सारे वो फैक्टर हैं जो आपके ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए जिम्मेवार हैं। अगर ये ना बने आपके शरीर के अंदर, तो आपके शरीर के अंदर छोटी सी चोट के कारण से भी आपके शरीर का सारा ब्लड बाहर निकल सकता है। तो क्लॉट का बनना और क्लॉट का डिजॉल्व होना, ये दोनों ही जरूरी हैं। और ये दोनों कामों को हमारे शरीर के अंदर प्लाज्मिन और हेपरिन दो केमिकल्स हैं, ये दोनों ही प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस तरीके से काम करती है। यानी क्लॉट बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं, बनते भी हैं और डिजॉल्व भी होते हैं। ये दोनों प्रॉपर तरीके से काम चलते रहते हैं। तो क्लॉट अगर क्लॉट बना और डिजॉल्व नहीं हुआ गलती से, तो ये क्लॉट मूव होकर आपके हार्ट में भी फंस सकता है, आपकी वेरिकोज वेन में भी फंस सकता है, काफ मसल्स में फंस सकता है, आपकी किडनीज में फंस सकता है, आपके लिवर में फंस सकता है। और अगर ये ब्रेन में फंस जाएगा तो पैरालिसिस इसका परिणाम होगा, यानी कि उसका रिजल्ट होगा। और ऐसे कंडीशन में आपको कभी पता नहीं चलेगा कि पेशेंट को अचानक से पैरालिसिस कैसे हो गया। जब आप सीटी स्कैन कराते हैं तो उसमें आएगा कि ये क्लॉटिंग की वजह से पैरालिसिस हुआ है। क्योंकि उनका बीपी ठीक है, डायबिटीज ठीक है, सारी चीज़ें मेडिकली पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्लॉटिंग की वजह से उनको पैरालिसिस हो सकता है। और ख़ास तौर से ऐसे लोगों को, वो रात को अच्छे खासे सोते हैं, अच्छे खासे सो रहे होते हैं और सुबह जब उठते हैं तो उनको पैरालिसिस हो सकता है। वो अच्छे खासे नहाने के लिए जाते हैं और अचानक से पैरालिसिस का अटैक हो जाता है। ये केवल और केवल क्लॉटिंग की वजह से है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, हाई बीपी का होना। यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बड़ा कारण है। इसके बाद में हाई बीपी का होना, बहुत सारे लोगों का बीपी हाई रहता है और वो रेगुलर मेडिसिन खाते हैं। किसी वजह से अगर वो मेडिसिन ना खाएं, या जिनका बीपी फ्लक्चुएट करता है, कभी अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, और कभी किसी सिचुएशन की वजह से, गुस्से की वजह से, झगड़े की वजह से, टेंशन की वजह से अगर उनका बीपी अचानक से शूट अप कर जाता है और उनका अपना नर्वस सिस्टम वीक है, यानी कि
वो बीपी जो हाई हुआ उस समय वो झेल सकते हैं अगर उनका खुद का नर्वस सिस्टम स्ट्रांग है। लेकिन खुद का अगर नर्वस सिस्टम वीक है तो ये जैसे ही बीपी 180 को क्रॉस करता है ऊपर वाला, ये 200 या 200 प्लस चला जाता है, आपको पैरालिसिस अटैक हो जाता है। यानी कि आपका खुद का नर्वस सिस्टम वीक है, एकदम से बीपी हाई हुआ और दोनों सिचुएशन की वजह से आपको पैरालिटिक अटैक हो जाता है। और यह पैरालिटिक अटैक भी सेम वैसा ही होगा जैसा क्लॉटिंग की वजह से होगा। लेकिन इसमें आपको समझ आ जाएगा कि मैंने मेडिसिन नहीं खा रहा, मेरे को बीपी की समस्या है, पिछले कई सालों से बीपी की समस्या है, इसकी वजह से आपको बीपी की वजह से पैरालिसिस हो सकता है। तो बीपी के पेशेंट को ये कहा जाता है कि उनको बीपी की मेडिसिन खानी ही चाहिए, नहीं तो बीपी को कंट्रोल करने के लिए कुछ योगा, एक्सरसाइज और नेचुरल ट्रीटमेंट्स लेने चाहिए, नहीं तो ये बीपी शूटअप होने की वजह से आपको पैरालिटिक अटैक हो सकता है। तीसरा जो कारण है इसमें आप देखेंगे तो डायबिटीज, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज की वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है। डायबिटीज को स्लो पॉइजन कहा जाता है। डायबिटीज की वजह से आपका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे वीक हो जाता है, आपकी किडनियां वीक हो जाती हैं, आपका हार्ट वीक हो जाता है, आपका लिवर वीक हो जाता है। और यही हमारे वो ऑर्गन है जो बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस की कंडीशन को बनाने के लिए जिम्मेवार हैं। यानी कि होम्योस्टेसिस की कंडीशन कहलाती है जब हमारे शरीर के सारे ऑर्गन, सारे सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं होम्योस्टेसिस। इस होम्योस्टेसिस को नॉर्मल बनाए रखने के लिए हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स के लिए जिम्मेवार होते हैं। अगर लेकिन किसी को लंबे समय से डायबिटीज की समस्या है और वो भी अनकंट्रोल है, यानी कि वो भी फ्लैक्चुएट करती हैं, तो ऐसे समय पर उनका नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, ऑर्गन प्रोलैप्स हो सकते हैं, फेल हो सकते हैं, और इस वजह से भी आपको पैरालिसिस हो सकता है। तो ये अगला तीसरा महत्वपूर्ण कारण था। चौथा, विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, यानी कि अगर आपका पेट बहुत लंबे समय से खराब चल रहा है, आपका पेट बहुत सालों से खराब चल रहा है, आपको विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होते, आपकी उंगलियों के पीछे काले काले निशान पड़ गए हैं, आपकी आंखों के नीचे काले काले निशान पड़ गए हैं, आपकी जीभ के ऊपर काले काले डॉट्स पड़ गए हैं, आपकी स्किन का पिगमेंटेशन चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, आपके चेहरे से रौनक उतर गई है, तो ये एक पहचान है कि आपको विटामिन की डेफिशिएंसी हो रही है। विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से आपके न्यूरॉन्स बिल्कुल वीक हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, और इस नर्वस सिस्टम वीक होने की वजह से भी आपको पैरालिटिक अटैक हो सकता है। लेकिन ये जो पैरालिटिक अटैक होगा ये पर्टिकुलर किसी पार्ट में होगा, यानी कि या तो पैर काम करना बंद कर सकता है या आपका हाथ काम करना बंद कर देगा, यानी कि ये पर्टिकुलर किसी न किसी पार्ट पर इफेक्ट करेगा। और जो पांचवा है, जो थोड़ा बहुत इसका कारण होता है, मेंटल स्ट्रेस की वजह से। आजकल ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, कई लोगों को फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, कई लोगों को रिलेशनशिप में टेंशन आ जाती है, कई लोगों के परिवार में टेंशन आ जाती है, कई सास बहू में झगड़े की वजह से टेंशन आ जाती है। किसी ना किसी वजह से अगर आप स्ट्रेस में चले जाते हैं और लंबे समय तक आप स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो भी आपको पैरालिटिक अटैक हो सकता है। यानी कि आप, और धीरे धीरे होगा, इसका असर क्या है, आपको पार्किंसन भी हो सकता है इसके साइड इफेक्ट की वजह से। यानी कि मेंटल स्ट्रेस जब लंबे समय तक आपके साथ चलता है, चाहे वो वजह कुछ भी हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, आपके घर परिवार का झगड़ा हो सकता है, जमीन जायदाद का झगड़ा हो सकता है, आपके फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, आपके पर्सनल रिलेशंस में कुछ दिक्कत हो सकती है, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो सकता है, बात कुछ भी हो, वजह कुछ भी हो, लेकिन वो लंबे समय तक अगर आपके शरीर के साथ चलता रहा, वो मेंटल स्ट्रेस साल 2 साल रहा, तो आपको वीक कर देता है, और इस वीक नर्वस सिस्टम के साथ में आपको पैरालिटिक अटैक हो सकता है। और ऐसे हमने बहुत सारे केसेस में देखा है। पैरालिटिक अटैक हो जाएगा, नहीं तो पार्किंसन डिजीज हो जाएगी, डिप्रेशन की समस्या आ जाएगी, या मेंटल स्ट्रेस वाला मेंटली वाली प्रॉब्लम्स आ जाएगी, नींद उड़ना शुरू हो जाएगी, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है इस मेंटल स्ट्रेस की वजह से। तो ये 5 महत्वपूर्ण कारण हैं जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है। अब न्यूरोथेरेपी इसमें क्या कर सकती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन का फंक्शन अपोजिट डायरेक्शन का है। यानी कि अगर हमारे लेफ्ट ब्रेन में कोई दिक्कत आती है तो उसका असर हमारे राइट साइड की बॉडी पर पड़ता है। अगर हमारे राइट साइड के ब्रेन में कोई इफेक्ट आता है, कुछ क्लॉटिंग होती है, डिजॉल्व होती है, कुछ भी होता है, तो उसका असर हमारे लेफ्ट साइड की बॉडी पर आता है। न्यूरोथेरेपी इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर बॉडी के अंदर प्लाज्मिन और हेपरिन को बना सकती है। चूंकि मैंने आपको बताया कि बॉडी के अंदर
क्लॉटिंग होने की वजह से आपको पैरालिसिस हो सकता है। तो इस प्लाज्मिन और हेपरिन का काम है कि बॉडी के अंदर क्लॉटिंग बनाना और उसे डिसॉल्व करना। इस प्लाज्मिन हेपरिन को बॉडी के अंदर न्यूरोथेरेपी बना सकती है, क्योंकि ये प्लाज्मिन और हेपरिन हमारे लिवर, लंग्स और किडनी के द्वारा बनते हैं। न्यूरोथेरेपी लिवर, किडनी और लंग्स को स्टिमुलेट करना जानती है। तो हमारे पास 50% से ज़्यादा यानी कि 50 से ज़्यादा फॉर्मूले हैं इन हेपरिन केमिकल्स को बनाने के लिए। तो न्यूरोथेरेपी इन हेपरिन केमिकल को बॉडी के अंदर बनाकर उस क्लॉट को डिसॉल्व करने की ताकत रखती है। अगर हाई बीपी की वजह से पैरालिसिस हो जाता है तो न्यूरोथेरेपी में बीपी को कंट्रोल करने वाले बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं। अगर आपका ऊपर का बीपी हाई है तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है, आपके नीचे का बीपी हाई है उसे कंट्रोल किया जा सकता है, अगर दोनों बीपी हाई है तो उसे भी कंट्रोल करा जा सकता है। अगर स्ट्रेस की वजह से बीपी हाई है तो उसके लिए भी न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट है। तो बीपी की वजह से अगर पैरालिसिस हुआ है तो इस पैरालिसिस को यानी कि ठीक करा जा सकता है, बीपी को कंट्रोल करा जा सकता है। और अगर आपको पैरालिसिस डायबिटीज की वजह से हुआ है तो क्यों ना वो फ्लक्चुएट कर रही हो, क्यों ना वो बढ़ रही हो, न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी मेडिसिन भी छूट सकती है, आपकी इंसुलिन भी छूट सकती है अगर न्यूरोथेरेपी का प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लिया जाए। डाइट, एक्सरसाइज और न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट, इस तरीके से 3 चीज़ों को प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए अगर आप इलाज करते हैं तो 100% आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है और आपकी डायबिटीज़ की वजह से जो नर्वस सिस्टम वीक हुआ है उसको भी ठीक करा जा सकता है। तो इस प्रकार हम डायबिटीज़ की वजह से आने वाले पैरालिसिस को भी बचा सकते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी जैसा कि पेट से शुरू होता है, यानी कि पेट अगर लंबे समय तक खराब होगा तो आप जो कुछ भी खाएंगे आपकी बॉडी को नहीं लगेगा। यानी कि आप जो कुछ भी विटामिन के तौर पर चाहे आर्टिफिशियल ले रहे हैं चाहे नेचुरल ले रहे हैं, अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो ना तो आप सप्लीमेंट से विटामिन ले सकते हैं ना ही नेचुरल चीज़ों से ले सकते हैं। न्यूरोथेरेपी का बेस आधार ही पेट है, यानी कि नाभि है। तो पेट को ठीक कर कर हम आपके विटामिन को एब्जॉर्ब करा सकते हैं, आपके आर्टिफिशियल विटामिन को भी एब्जॉर्ब करा सकते हैं, क्योंकि हम न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से पेट को ठीक कर कर, उसके एब्जॉर्प्शन पावर को ठीक कर कर, उसके डाइजेशन को ठीक कर कर आप जो कुछ भी खाएंगे वहाँ से विटामिन को आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इस प्रकार विटामिन की डेफिशिएंसी से आने वाले पैरालिसिस को आप रोक सकते हैं। और 5वां और अंतिम कि मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस से अगर आप गुजर रहे हैं, लंबे समय से गुजर रहे हैं, तो इस मेंटल स्ट्रेस को किस समय पर हमारे एड्रिनल ग्लैंड हाइपो कंडीशन में चली जाती है। और ये 99% है कि जब आप मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं, डिप्रेशन से गुजरते हैं, तो आपके शरीर की एड्रिनल ग्लैंड हाइपो कंडीशन में चली जाती है और जिसका काम है कि आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करना। जब आपकी वो ग्लैंड ही हाइपो कंडीशन में चली जाएगी तो आप मेंटल स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकते। न्यूरोथेरेपी में हम एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करना जानते हैं। एड्रिनल ग्लैंड को ADR से 4 ADR से 6 ADR से 2 ADR से स्टिमुलेट कर सकते हैं। ADR को स्टिमुलेट कर मेंटल प्रेशर को डाउन कर सकते हैं, आपके पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर सकते हैं और कुछ फिजिकल पॉइंटों से आपके ब्रेन में सर्कुलेशन भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके मेंटल प्रेशर को भी, हम मेंटल स्ट्रेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूरोथेरेपी इन सभी 5 कारणों पर बहुत अच्छे से काम करती हैं और कॉज के हिसाब से, आपके रूट कॉज के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट देकर ऐसे पैरालिसिस के पेशेंट को ठीक करती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट को ठीक किया है और एक समय ऐसा था कि हम लगातार पैरालिसिस के पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे थे और उनको रिजल्ट आ रहा था। एक उदाहरण के तौर पर हमारे एक न्यूरोथेरेपिस्ट जो मेरे पास ट्रेनिंग ले रहे थे उस समय पर, उनके फादर को अचानक से पैरालिसिस का अटैक हुआ और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इनको 1 महीने के बाद ही डिस्चार्ज हो सकता है, यानी कि 1 महीने के बाद ही ये डिस्चार्ज हो सकते हैं। और उनका अनुमान था कि 1 महीने के बाद ही ये चलने फिरने लायक होंगे, क्योंकि उनको क्लॉटिंग की वजह से पैरालिसिस हुआ। हमारे पास जो ट्रेनिंग न्यूरोथेरेपिस्ट ले रहे थे उस समय पर, हमने यहाँ से उनको ट्रीटमेंट सजेस्ट करा और उन्होंने अपने पापा जी को, अपने पिताजी को हॉस्पिटल में सुबह दोपहर शाम ट्रीटमेंट दिया और मैरेकल ये हुआ कि विदिन 3 दिन के अंदर अंदर उनकी रिकवरी हुई और वो चौथे दिन अपने घर आ गए खुद अपने पैरों पर। यानी कि न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से इतना बड़ा चमत्कार ये हुआ और ऐसे बहुत सारे ऐसे चमत्कार हुए। ये तो हमारे खुद के परिवार का एक केस था, यानी कि एक न्यूरोथेरेपिस्ट के पिताजी का केस था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में न्यूरोथेरेपी ने पैरालिसिस के पेशेंट को ठीक करा है।
जरूरत है इस पर 3 चीज़ों को ध्यान करने की कि जब आपको पैरालिसिस का अटैक या आपकी जानकारी में किसी को भी अटैक पड़ता है तो जितना जल्द आप न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट शुरू करा सकते हैं करा लेना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ सिम्टम्स हैं, यानी कि बीपी बहुत ज़्यादा है, शुगर बहुत ज़्यादा है, या आप मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, या नर्वस सिस्टम बहुत वीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको तुरंत उसे पहचानना चाहिए और ऐसी कंडीशन में न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से इसको आप होल्ड कर सकते हैं, यानी कि उसको वहीं रोक सकते हैं। तीसरा, आपकी खुद की विल पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपने ये ठान लिया कि मुझे ठीक होना है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको ठीक होने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आपने खुद हिम्मत हार गई तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको ठीक कर सकती है। तो न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट के साथ साथ आपकी विल पावर, आपकी डाइट और एक्सरसाइज का रोल बहुत जरूरी है। तो अगर आप ये चीज़ों को ध्यान करते हैं तो आप अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति के पैरालिसिस को ठीक कर सकते हैं न्यूरोथेरेपी की मदद से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया हो कि पैरालिसिस क्या है। बहुत सिम्टम्स के तौर पर जब हमारा कोई भी पार्ट काम करना बंद कर देता है तो वो पैरालिटिक अटैक ही है। वो अलग अलग कंडीशन हो सकती है, हो सकता है किसी का एक पैर काम ना कर रहा हो, किसी का हो सकता है एक हाथ काम ना कर रहा हो, किसी का हो सकता है कि दोनों हाथ काम ना कर रहे हो, किसी कंडीशन में हो सकता है दोनों पैर काम ना कर रहे हो, और किसी कंडीशन में ये भी हो सकता है कि दोनों हाथ दोनों पैर काम ना कर रहे हो। स्पीच का जाना, यानी कि आपकी बातचीत का जाना, आपके शब्दों का जाना, आप बोल ना पाना, केवल एक कंडीशन में होता है जब पैरालिटिक अटैक आपके लेफ्ट साइड ब्रेन में होगा। क्योंकि हमारा स्पीच का एरिया हमारे ब्रेन के लेफ्ट साइड में ही होता है, जिसको हम ब्रोकास एरिया बोलते हैं। ये ब्रोकास एरिया स्पीच एरिया कहलाता है, जो कि हमारे लेफ्ट साइड के ही ब्रेन में है, यानी कि राइट साइड में हमारा स्पीच का एरिया नहीं है। अगर हमारे को हाई बीपी है, किसी भी वजह से अगर राइट साइड में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसमें स्पीच नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी, क्योंकि साइंस के हिसाब से हमारा ब्रोकास एरिया लेफ्ट साइड ब्रेन में है। तो जब भी लेफ्ट साइड में कोई दिक्कत आएगी ब्रेन के, तो उसका इफेक्ट आपके राइट साइड में आएगा और राइट साइड के पैरालिसिस के साथ आपकी स्पीच जा सकती है। तो ये इस तरीके से अगर आप ट्रीटमेंट भी करेंगे, कुछ सावधानी करेंगे, तो आप हर प्रकार के पेशेंट को ठीक कर सकते हैं न्यूरोथेरेपी की मदद से। आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा पेशेंट हो, आस पड़ोस में हो, तो जितना जल्द आप न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट उनके साथ जोड़ सकते हैं उतनी ही फास्ट रिकवरी हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस जानकारी को शेयर करें और अधिकतम लोगों तक ये पहुँचाएं कि पैरालिसिस क्यों होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।